स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एग्जाम भूमि के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज का जो टॉपिक है हमारा यूनिट 7 में वो है स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए कि स्वास्थ्य नीतियां क्या होती हैं और स्वास्थ्य नीतियों के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से कार्यक्रमों को बनाती है या कैसे बनाती है। तो सबसे पहले जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जब व्यक्ति का शारीरिक मानसिक ये दो पहलू अगर पूरी तरह से फिट हैं तभी व्यक्ति असल मायने में स्वस्थ माना जाता है। तो दुनिया में आपने WHO का नाम तो जरूर सुना होगा। WHO इंटरनेशनल वर्ल्ड पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो नंबर 1 कार्यकारी संगठन है जो दुनिया के सभी देशों में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य का देखभाल करता है। अगर मैं बात करूं, जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में महामारी का दौर था। हालांकि बाद में जो है कोरोना वो पैंडेमिक में तब्दील हो गया, मतलब विश्व बीमारी उसे कहा जाने लगा। महामारी के बाद ही बीमारी विश्व बीमारी बनती है, मतलब पैंडेमिक बनती है। तो कोरोना के टाइम पे जब वैक्सीन पहुंचाना था, लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, तो WHO का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। WHO ने ही दुनिया की सभी देशों के लोगों की स्वास्थ्य की बराबर देखभाल की। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या भारत में इस तरह का कोई ज्वाइंट पैनल है, क्या भारत में इस तरह की कोई व्यवस्था है या भारत में इस तरह का कोई संगठन है, तो जी हाँ, शुरुआत करते हैं यहीं से कि विश्व में सभी देशों में जो लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जवाबदारी आती है किसकी? अच्छे से देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। लेकिन यदि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, और वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि भारत में मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने की जवाबदारी किसकी है? यहां मानव स्वास्थ्य का मतलब होता है शारीरिक स्वास्थ्य, मतलब सारे अंग आपके बेहतर हों, और मानसिक स्वास्थ्य मतलब सभी अंग भी आपके क्या हों, बहुत अच्छे से काम तब करेंगे जब आपका मस्तिष्क काम करेगा। अर्पणा नमस्ते बेटा जी, अंकित नमस्ते। तो कहने का मतलब हुआ ये कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत में वो बॉडी है जो सभी लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखती है। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। देखिए लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था ऑलरेडी, वैसे छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, की स्थापना हुई थी। और हर साल 7 अप्रैल को WHO की जो वर्षगांठ होती है उसे हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में या वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया के सभी देशों के लोगों की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है? ऑब्वियसली सी बात है, WHO की। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भारत में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने किसको दी कि वो दुनिया के सभी देशों के लोगों का ध्यान अगर रखे, तो अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड में WHO, और भारत में ये जवाबदारी जिसने अपने कंधों पर उठाई है वो बना था 1947 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। अब शुरुआत होती है यहां से ऐसी कहानी की जिसमें हम सीधे अपने टॉपिक पर आएंगे, मतलब स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो कैसे बनी स्वास्थ्य नीति, कैसे आए स्वास्थ्य कार्यक्रम? तो इसके लिए हमको चलना होगा सबसे पहले जब WHO बना साल 1948 में। WHO के बनने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ था, या अमेरिका ही दरअसल में WHO को सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है। लेकिन कोरोना के टाइम पे WHO ने जब स्टैंड लिया कि कोरोना वायरस जो है वो चाइना के वुहान सिटी में प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है, मतलब जब WHO ने चाइना का साथ दिया इस स्टेटमेंट पर, तो USA जो है, जो सबसे ज़्यादा फंडिंग करता था WHO को, उसने कुछ समय के लिए WHO से किनारा कर लिया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी होगी, तो मैं आपको जो मेन चीज़ बताने की वाली बात कर रहा हूँ वो ये है कि WHO को सबसे ज़्यादा फंडिंग USA करता है। 1948 से जब से WHO बना, WHO दुनिया के सभी लोगों के देशों को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। इसी दौरान ये हुआ
कि जो विकासशील देश है उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सिर्फ WHO जो है वो उन्हीं देशों में अपनी मदद भेजता है या उन्हीं देशों में हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट को जारी कराता है जो USA के सपोर्टर हैं। मतलब कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य पर सभी का बराबर हक है, लेकिन USA की जो गवर्निंग बॉडी है, ये USA जिस कंट्री में चाहेगा उसी कंट्री में WHO ज्यादातर हेल्थ बेनिफिट भेजता है। तो इससे विकासशील देशों को एक बात समझ में आ गई कि क्यों ना हम सब भी अपने अपने स्तर पर, विकासशील देशों ने कहा हम भी अपने अपने स्तर पर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई संस्था का गठन करें। तो बस वहीं से शुरुआत होती है कहानी। डेट है 1978 और 6 से 12 सितंबर, जगह है अलमाटी कजाकिस्तान में। तो अलमाटी कजाकिस्तान में 6 से 12 तारीख को, साल है 1978 में, एक सम्मेलन होता है जिसमें सभी विकासशील देशों के प्रतिनिधि आते हैं। ये विकासशील देशों के स्वास्थ्य मंत्री हो सकते हैं, विकासशील देशों का NGO हो सकता है, स्वास्थ्य मिनिस्ट्री हो सकती है, स्वास्थ्य विभाग हो सकता है। तो विकासशील देशों के सभी लोग जो हैं वो कहाँ पहुंचते हैं? अलमाटी में पहुंचते हैं। और वहां दरअसल में एक कॉन्फ्रेंस चल रही है जो आप इस इमेज में देख रहे हैं। ये सभी अलमाटी सम्मेलन में आए हुए रक्षा स्वास्थ्यविद हैं। और फाइनल में ये लोग 6 से 12 सितंबर को, मतलब इन 5-6 दिनों में ये कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक सम्मेलन आपको दिख रहा होगा जिसको कहते हैं अल्मा एटा सम्मेलन। और अल्मा एटा सम्मेलन में ही 10 घोषणाएं सर्वसम्मति से पास होती हैं। और इन 10 घोषणाओं में जो सर्वसम्मति से पास होती हैं, इन्हीं घोषणा पत्र पर भारत अपने साइन करता है। कहने का मतलब हुआ कि अल्मा एटा घोषणा पत्र आपको दिख रहा है। ये अल्मा एटा घोषणा पत्र में कितने बिंदु हुए फाइनल 12 तारीख को? 10 बिंदु। इन 10 बिंदुओं पर सब देशों ने इन बिंदुओं को पढ़ा और फाइनल में सभी देशों ने साइन किए। तो इंडिया ने उस समय 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट थी। तो चूंकि इंडिया ने इस घोषणा पत्र पर साइन किए साल 1978 में, तो कहानी इतनी सी है कि जिस भी कंट्री ने अल्मा एटा घोषणा पत्र पर साइन किए होंगे उस देश को अपने यहां जाकर बनानी होगी स्वास्थ्य नीति। तो चूंकि भारत ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में जो 10 सूत्री प्रमुख योजनाओं में विभाजित था, इसमें चूंकि भारत ने भी दरअसल में क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए भारत को भी क्या बनानी थी? आगे चल के स्वास्थ्य नीति बनानी थी। तो ये आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका बराबर यही जवाब करेंगे कि अल्मा एटा घोषणा पत्र जो अलमाटी में हुआ, कजाकिस्तान में भी ये जगह आती है, 1978 में हुआ, 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में हुआ। भारत ने भी इस घोषणा पत्र में साइन किए। परिणाम स्वरूप भारत को भी अपने देश में स्वास्थ्य नीति बनानी ही बनानी थी और कुछ समय बाद भारत ने स्वास्थ्य नीति बनाई भी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान समय में कितनी स्वास्थ्य नीतियां हैं जिनको भारत संचालित कर रहा है, तो 3 स्वास्थ्य नीतियां हैं, जिसमें से सबसे पहली स्वास्थ्य नीति जो है वो साल 1983 में आई। इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी के दिशा निर्देशन में सबसे पहली हेल्थ पॉलिसी आई। लगभग कुछ समय बाद दूसरी स्वास्थ्य नीति जो है ये पंडित अटल जी के समय में आती है और दूसरी स्वास्थ्य नीति आई सन 2002 में। अब कई स्वास्थ्यविद कहते हैं कि पहली स्वास्थ्य नीति में जो कमियां रह गई थी उनको दरअसल में दूर किया गया दूसरी स्वास्थ्य नीति में। खैर जो भी हो, दूसरी स्वास्थ्य नीति साल 2002 में आई। पंडित अटल जी का टाइम था, कांग्रेसी गवर्नमेंट हट चुकी थी, बीजेपी गवर्नमेंट की एंट्री हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्तमान समय में जो तीसरी स्वास्थ्य नीति चल रही है, तो याद रखेंगे तीसरी स्वास्थ्य नीति इसी को कहते हैं वर्तमान स्वास्थ्य नीति। 2017 से शुरू थी। किस प्रधानमंत्री के समय पर यह स्वास्थ्य नीति आई होगी? ऑब्वियसली सी बात है, नरेंद्र मोदी के समय पे आई और 2017 से ये टिल कंटिन्यू अभी तक वर्क कर रही है। मतलब कहने का इतना सिंपल है कि तीसरी स्वास्थ्य नीति ही वर्तमान स्वास्थ्य नीति है जो 2017 से शुरू हुई और अभी तक दरअसल में चलती चली जा रही है। भारत की जो भी स्वास्थ्य नीतियां हैं उनको जो मंत्रालय
शुरू करता है या उनको जो मंत्रालय जारी कराता है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, जिसकी स्थापना साल 1947 में हुई थी। ये वही चीजें जो मैंने आपको अभी अभी बताई, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि पहली स्वास्थ्य नीति साल 1983 में, प्रधानमंत्री का नाम है इंदिरा गांधी। दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में, प्रधानमंत्री का नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और तीसरी स्वास्थ्य नीति जो है, याद रखेंगे, ये आई 2017 में। किस प्रधानमंत्री के टाइम पे? नरेंद्र मोदी के टाइम पे। और तीसरी स्वास्थ्य नीति ही वर्तमान स्वास्थ्य नीति है जो 17 से अभी तक चल रही है। मतलब जो आपको वैक्सीन कोरोना की लगी या जो भी हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट स्कीम्स आप जानते हो, स्वास्थ्य के कार्यक्रम जानते हो, है ना, वो सभी दरअसल में इसी स्वास्थ्य नीति का पार्ट है। तो अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो भारत की पहली स्वास्थ्य नीति है वो आप शायद समझ गए होंगे, भारत की दूसरी स्वास्थ्य नीति भी आप समझ गए होंगे, भारत की तीसरी स्वास्थ्य नीति भी आप समझ गए होंगे, तो कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो तीनों स्वास्थ्य नीतियां हैं या जो भी स्वास्थ्य नीतियां हैं वो क्यों अस्तित्व में आई, ऐसा क्या किया भारत ने। अल्मा एटा डिक्लेरेशन फॉर्म में इंडिया ने 1978 में किए थे साइन, इसलिए मजबूरी बस या जानबूझकर आपको अपने देश में बनानी होंगी हेल्थ पॉलिसी, मतलब स्वास्थ्य नीतियां। तो यहां हुई पहली चीज एकदम क्लियर। अब सवाल पैदा ये होता है, इस स्टेटमेंट को जो मेरे पीछे लिखा है इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। स्वास्थ्य नीति तभी बनेगी जब अल्मा आटा डिक्लेरेशन फॉर्म में इंडिया ने साइन किए। और याद रखिएगा, स्वास्थ्य नीति के कारण ही स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित होते हैं। आज जितने भी, जैसे आप टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, किसी भी डिसीज के अगेंस्ट में जो भी कार्यक्रम हिंदुस्तान में चलाए जा रहे हैं, जैसे फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, घर घर में एल्बेंडाजोल की टैबलेट पहुंचाई जा रही है आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो कहने का सीधा सा मतलब इतना सिंपल हुआ ये कि जितने भी हेल्थ के कार्यक्रम हैं वो स्वास्थ्य नीतियों के कारण आए। और स्वास्थ्य नीतियां किस वजह से आई? अल्मा आटा डिक्लेरेशन फॉर्म में इंडिया ने साइन किए, अल्मा आटा घोषणा पत्र में भारत के साइन हुए। क्या इससे पहले भी कुछ हुआ है ऐसा जिस वजह से स्वास्थ्य नीति आए? जी हाँ। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान में, तो एक कमेटी बनी हिंदुस्तान में, हालांकि उस समय हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ है, हिंदुस्तान आजाद होगा 1947 में, लेकिन उससे याद रखेंगे एक साल पहले, आजादी से एक साल पहले, साल 1946 एक कमेटी बनती है जिसका नाम है भोरे कमेटी। भोरे कमेटी दरअसल में बनी ऐसे कि 1947 में इंडिया जो है वो आजाद होने वाला है। इसकी खबर नेहरू जी को लग ही चुकी है। नेहरू जी को यह भी समझ में आ रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री के तौर पर मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा। तो नेहरू जी ने अपने स्वविवेक से ही आजादी से पहले भोरे, प्रोफेसर भोरे और उनके कुछ सदस्यों को हिंदुस्तान के डिफरेंट जेलों में, डिफरेंट स्टेट में ये जानने के लिए भेजा कि हिंदुस्तान का स्वास्थ्य कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ इस पर रिसर्च आप लोग कीजिए और फाइनल में रिपोर्ट हमें सौंपिएगा। तो भोरे कमेटी ने हिंदुस्तान में हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में पहुंच कर दौरा करना शुरू किया। और फाइनल में जो जिस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर फाइनल जब ये पहुंचे, पता ये चला कि गांव की, मतलब हिंदुस्तान की 60% जनसंख्या गांव में बसती है और गांव के लोगों को तत्काल जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं होती हैं। उनके लिए उनको या तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आना पड़ता है या तो फिर जिला अस्पताल जाना पड़ता है। तो क्यों ना 60% जनसंख्या जहां रहती है वहीं हेल्थ सुविधाएं दी जाएं, वहीं स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाए, वहीं स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं। तो बस स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, लेकिन आप देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना जो आज भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए सबसे पहले जिस समिति ने अपना स्टेटमेंट पास किया उस समिति का नाम है भोरे समिति। मतलब आज हम देखते हैं कि जो भी स्वास्थ्य नीति आई है उसी स्वास्थ्य नीति के बाद भारत में, जैसे पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में आई, उसी के बाद भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, इनकी नींव रखी गई थी।
लेकिन क्या पहली स्वास्थ्य नीति आने से पहले भी कोई ऐसी कमेटी है जो कह रही है कि इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए? बिल्कुल, प्रोफेसर भोरे की कमेटी ये कह रही है, आज़ादी से 1 साल पहले कह रही है कि भारत की यदि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हमें करनी ही करनी होगी। तो ये सबसे पहली कि भारत में स्वास्थ्य सुधार में याद रखेंगे, सबसे पहली कौन सी स्वास्थ्य समिति गठित हुई जिसने स्टेटमेंट पास किया कि भारत का हेल्थ बेहतर हो सकता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जानी चाहिए स्थापना? तो नाम है भोरे समिति। समय समय पर ये कुछ समितियां जो आप देख रहे हैं, जैसे सोखे समिति 1948 में, मुदलियार समिति साल 1962 में, चड्डा समिति 1963 में, करतार समिति 1974 में और श्रीवास्तव समिति 1975 में, ये सभी समितियां जो हैं ये भारत की स्वास्थ्य समितियां हैं जिन्होंने समय समय पर भारत का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो इस संदर्भ में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो पहली स्वास्थ्य समिति कौन सी है? भोरे समिति। आपको यहां से खतरनाक क्वेश्चन ये बनेगा कि इनमें से कौन स्वास्थ्य समिति नहीं है? जैसे तेंदुलकर समिति, जैसे आपने शायद सुना भी होगा, है ना, चड्डा समिति, है ना, बहुत सारी समितियां हैं जो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी आप पढ़ते हो। तो ये याद रखिएगा कि ये सभी स्वास्थ्य समितियां हैं। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन स्वास्थ्य समिति नहीं है, तो आपको ये जरूर याद रखना होगा। जैसे शिवरामन समिति, शिवरामन समिति के कहने पर ही नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। तो क्या शिवरामन समिति या एफसीआई की स्थापना हुई थी शांता कुमार समिति के कहने पर? तो क्या शांता कुमार समिति या शिवरामन समिति हेल्थ से रिलेटेड है? नहीं। तो थोड़ा सा आप इसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अब जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी जरूर आता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्वास्थ्य जो है आज भी राज्य सरकार का दायित्व है। याद रखेंगे मेरी बात। आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि स्वास्थ्य संवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। ना जी ना, संवर्ती सूची का सब्जेक्ट है स्वास्थ्य, ऐसी चर्चा चल रही है, लेकिन अभी बनाया नहीं गया है, फाइनल ऑडिट नहीं आया है। अभी भी स्वास्थ्य जो है वो राज्य सरकार का विषय है। जैसे याद करिए, कोरोना के टाइम पे ये बहस बहुत तेज हुई थी कि स्वास्थ्य को संवर्ती सूची में ला दिया जाए, है ना। लेकिन जब कोरोना बहुत पीक पर था तो याद करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया कि जिस स्टेट में जहां जहां ये प्रॉब्लम है उस स्टेट की सरकारें ही उसको नियंत्रित करने के लिए कोशिशें करें। तो हर सरकार ने अपने अपने स्तर पर कोरोना को हराने के लिए काम किया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक सी पॉलिसी लागू होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही एक पर्टिकुलर डे पर बातें आती और सारे स्टेट उसका फॉलो करते। लेकिन आपने देखा होगा कि इस स्वास्थ्य के मामले में हर स्टेट ने कोरोना के टाइम पे अपने अपने तरीके से कोरोना को ट्रीट किया। मतलब स्वास्थ्य राज्य सरकार की विषय वस्तु है। तो इसी तरह के कुछ फैक्ट हम देखेंगे, लेकिन मेरा मकसद यहाँ आपको पॉलिटी बिल्कुल पढ़ाना नहीं होगा। मेरा मकसद है स्वास्थ्य से रिलेटेड भारतीय संविधान में कौन कौन सी बातें हैं, चलिए मैं आपको वो जल्दी से बताता हूं। सबसे पहले भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन ABCD करके आज उनका नंबर 450 से भी ज्यादा है। दूसरी चीज, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑब्वियसली सी बात है 22 भाग हैं, लेकिन अब और था शायद उनका नंबर बढ़ गया होगा, तो वो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, शेड्यूल कितने हैं? तो याद रखिए 11वीं अनुसूची, आपने शायद कभी ना कभी पढ़ा होगा, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर है कि अनुसूचियों का टोटल नंबर है 12। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पॉलिटी में पता होने चाहिए। जैसे जो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, ये मूल अधिकारों को बयां करते हैं, और मूल अधिकार जो हैं संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक हैं। अगर मैं बात करूं कि संविधान के जो भाग हैं या संविधान में जो अनुच्छेदों में हम देखते हैं अगर कि अनुच्छेद 36 से 51 तक ये DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें कल्याणकारी राज्य के बारे में बोला गया है, और तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश पर ही DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व दरअसल में DPSP को ऐड किया गया है। लेकिन यदि मैं बात करूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई है,
तो ये ऑलरेडी आपको पता है। अब मैं सीधे सीधे चलता हूं मुद्दे की चीज पर जो मेरे को आपको सिखानी है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा कि 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूची में से 7वें नंबर की जो अनुसूची है जिसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच में बराबर बंटवारा है। तो अच्छे से देख लीजिए, मुझे बस वही बताना है कि अनुसूची नंबर 7 में जन स्वास्थ्य, अस्पताल और सफाई, अच्छे से देखिए मैंने क्या बोला, जन स्वास्थ्य, अस्पताल और सफाई, ये दरअसल में राज्य सरकार के विषय हैं। मतलब राज्य सरकार इन सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। जन स्वास्थ्य, अस्पताल, सफाई, जैसे आपके घरों में जो ये साफ सफाई होती है, मॉर्निंग टाइम पे सफाई मित्र आते हैं और कचरे को साफ करते हैं, राज्य सरकार इस पर टैक्स लेती है और राज्य सरकार ही दरअसल में इस पर कानून बनाती है। सड़क पर चलते हुए यदि आप अपना सलाइवा स्प्लिट करते हैं या थूकते हैं तो आपसे जो जुर्माना वसूला जाएगा वो कौन सी स्टेट वसूलेगी? याद रखेंगे, राज्य सरकार। क्यों? क्योंकि सफाई राज्य सरकार की विषय वस्तु है। लेकिन इसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, परिवार नियोजन, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। तो आपको जो मेन चीज याद रखनी है, परिवार नियोजन और याद रखेंगे परिवार कल्याण, ये कौन से सब्जेक्ट हैं? अच्छे से देख लीजिए, इन पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, मतलब समवर्ती सूची। तो हमको जो मेन चीज थी वो यहां से लेनी थी, जन स्वास्थ्य, अस्पताल, सफाई राज्य सरकार की विषय वस्तु है, जबकि परिवार कल्याण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची के विषय हैं। अब अगर मैं बात करूं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में आपको कहां दिखती है, तो ऑब्वियसली सी बात है आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमको डीपीएसपी में दिखाई देती है। लेकिन कल्याणकारी राज्य डीपीएसपी के अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी दृष्टिगोचर होता है। तो कल्याणकारी राज्य बने, इसके लिए दरअसल में डीपीएसपी राज्य सरकार की नैतिक जवाबदारी है और इन्हीं नैतिक जवाबदारियों में से आर्टिकल नंबर 47, स्पेशली 47 है ना, आर्टिकल नंबर 47, जिसमें लोगों को ये राइट दिया गया है कि राज्य सरकारें उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने में मदद करें। मतलब प्रत्येक राज्य सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में, यहां जीवन स्तर का मतलब होता है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, इसको उच्च स्तर तक ले जाने के लिए राज्य सरकारें बेहतर से बेहतर खाना, बेहतर से बेहतर पानी, बेहतर से बेहतर हवा उपलब्ध कराएं। राज्य सरकार की नैतिक जवाबदारी है। और इसी में आर्टिकल नंबर 47 में भी शराबबंदी के बारे में बात की गई है। मतलब लोगों का जीवन स्तर ऊपर कब उठेगा? जब कोई भी व्यक्ति मदिरा पान नहीं करेगा। दरअसल में गांधी जी के कहने पर इस आर्टिकल नंबर 47 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनबिल्ट किया गया है ना। लेकिन अगर कभी शराब की दुकान यदि खुलती है ना, और आप स्टेट गवर्नमेंट के पास में पहुंचते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में लीगली इस बात की कोई भी 100% श्योरिटी नहीं है कि उस शराब की दुकान को वो हटाए ही हटाए। ये राज्य सरकार की नैतिक जवाबदारी में है कि वो इस पे क्या डिसीजन लेगी। तो जनरली इसी वजह से जनसंख्या के बीच में शराब की दुकानें नहीं खोली जाती, सिटी से थोड़ा सा दूरी पर दरअसल में इनको, आपने देखा होगा, मेन जनसंख्या स्ट्रीम से थोड़ी दूरी पर इनको बनाया जाता है। अब इसी प्रक्रिया में यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने 73वां संविधान संशोधन सुना होगा, ये 73वां संविधान संशोधन करके ही 11वीं अनुसूची बनाई गई थी। और 11वीं अनुसूची में आपने शायद सुना होगा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब की बात है? साल 1993 की बात है। और पंचायतों को जब संवैधानिक स्तर पर हम दर्जा देंगे तो उनको हमने 29 सब्जेक्ट दिए, और 29 सब्जेक्ट में से जो 23वें नंबर का सब्जेक्ट है, आप खुद ही देखिए, इन पर गांव की पंचायत चाहे तो खुद कानून बना सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य, स्वच्छता और परिवार कल्याण जो है, ये तीनों के तीनों 29 सब्जेक्ट में से 23वें नंबर पर दरअसल में मेंशन है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर
स्वास्थ्य सब्जेक्ट जो है उसको किस विषय पे दिया गया है, या ग्राम पंचायतों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था संविधान के किस भाग में, किस अनुसूची में की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपका पॉलिटी टीचर नहीं हूं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वें संविधान संशोधन में, इसके लिए संविधान में भाग 9 का बनाया गया और 12वीं अनुसूची बनाई गई। नगर पंचायतों को इस बार सब्जेक्ट दिए गए 18। इन 18 सब्जेक्टों में से स्वास्थ्य भी एक सब्जेक्ट है जिस पर नगर पंचायत चाहे तो कानून बना सकती है। तो इसको थोड़ा सा आप जरूर याद रखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन में 29 सब्जेक्टों में से स्वास्थ्य एक सब्जेक्ट है और 74वें संविधान संशोधन में से 18 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट स्वास्थ्य है जिस पर नगर पंचायत कानून बना सकती है। अब यदि मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि तेजी से जैसे जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ उसके बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया की तरफ सारे राजनेता चल पड़े। साल 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद पहले लोकसभा के चुनाव 51 में हुए और फाइनल में पहला पीएम मिलते मिलते 1952 आ गया। इन कुछ सालों में 1947 से लेकर 1952 में हिंदुस्तान की जनसंख्या ने बड़े तेजी से वृद्धि करी। पंडित नेहरू को यह समझ में आने लगा कि अगर ये जनसंख्या इतनी तेजी से ही वृद्धि करती रहेगी तो प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन होगा। प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन होगा तो जिसका भार उसी जनता पर आएगा जो आगे आने वाली। इसीलिए पंडित नेहरू ने, याद रखेंगे, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत करी साल 1952 में। और इस परिवार नियोजन कार्यक्रम का मेन मकसद है बढ़ती हुई जनसंख्या पर लगाम लगाना। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। साल 1952 में दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं था, साल 1952 में दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने अपने देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया हो। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, भारत पहला ऐसा देश है जिसने परिवार कल्याण कार्यक्रम की स्थापना की सबसे पहले पूरे ग्लोब में, और परिवार नियोजन या जनसंख्या को कम करने के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हमने किया है। मतलब भारत ने पूरी दुनिया को क्या दिया है? जनसंख्या वृद्धि रोकने की दिशा में पहला कदम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहली चीज, जैविक खेती पूरी दुनिया को भारत ने सिखाई, शतरंज पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है ये पूरी दुनिया को हमने ही सस्ते कीमत पर पूरी दुनिया को यह टेक्नोलॉजी सिखाई जिसका यूज आज जीएसएलवी प्रक्षेपण यान में होता है। इसी तरह से भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना जिसने परिवार कल्याण कार्यक्रम की क्या करी? स्थापना करी। यह आप जरूर याद रखेंगे। इसके जस्ट बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार कब आती है? साल 1977 में आती है। आपने सुना भी होगा, है ना। इस पार्टी ने परिवार नियोजन विभाग जो है उसका नाम बदल के परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि परिवार नियोजन विभाग जो जनसंख्या पर कंट्रोल करेगा उसका नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कब कर दिया गया? तो याद रखेंगे साल 1977 में कर दिया गया। अब उसके बाद जो लेडी आती है जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं जिनमें से कुछ एमपीपीएससी पूछती है। मैं कुछ सिलेक्टेड आपको चीजें बता रहा हूं, इसमें से हेल्थ वाले भी हमारे काम के। सबसे पहली चीज है, इंदिरा गांधी वो लेडी है जिसने हरित क्रांति की नींव रखी या हरित क्रांति शुरू करी। हालांकि इसका स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने कब दिया था? तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। गरीबी हटाओ का नारा दिया था जब चौथी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, और पांचवी पंचवर्षीय योजना अभी आएगी तब जब चुनाव हो जाएंगे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना के चुनाव के दौरान जब सभाएं कर रही हैं तब दरअसल में गरीबी हटाओ का नारा दिया है। तो कायदे से अगर आपसे पूछा जाए कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद
और पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले जो चुनाव होते थे, चुनावी जो रैलियां होती थी, उनमें दरअसल में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको आएंगे गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, तो याद रखिएगा चौथी खत्म हो चुकी है, पांचवी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो राइट आंसर फिफ्थ होगा। मतलब यहां जो है ये फिफ्थ होना चाहिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे पहली बार भूमिगत परमाणु परीक्षण जो साल 1974 में हुआ, प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और 18 मई 1974 को हुए इस परमाणु परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि स्माइलिंग बुद्धा भारत के पहले भूमिगत परमाणु परीक्षण का सीक्रेट कोड था। हालांकि इसका स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। भारत का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 3 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल पूरा किया है। मतलब 3 साल 5-5 टाइम ईयर को उन्होंने जिया है, जिसमें से 2 रेगुलर जिए हैं 1966 से लेकर 1977 तक। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आ जाएगी, जिस वजह से अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनको खोना पड़ेगा। 1980 में फिर से एक बार सत्ता में आती हैं। 1985 तक उनको अगला कार्यकाल पूरा करना था, लेकिन 84 में ही सतवंत सिंह ने और एक और सिख ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इंदिरा गांधी जी ने समन्वित बाल विकास कार्यक्रम जो है शुरू करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इसी को कहते हैं ICDS प्रोग्राम। तो ICDS प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 1975 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी चीज, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? साल 1982 में, है ना, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। और अभी जो है याद रखेंगे, अभी कोई पंचवर्षीय योजना चल रही है क्या? नहीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना इस देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो 2012 से 2017 तक थी। सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था यहां से। कौन सा क्वेश्चन? अच्छे से देख लीजिए। ICDS परियोजना कब शुरू की इंदिरा गांधी जी ने, जो स्वास्थ्य से थी संबंधित, साल 1975 में शुरू की। अब इसके जस्ट बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि आपने शायद महिला नसबंदी के बारे में सुना होगा। महिला नसबंदी को क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। आपने पुरुष नसबंदी के बारे में भी सुना होगा। पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी बोलते हैं। ये दोनों के दोनों परिवार नियोजन को कंट्रोल करने के सबसे इफेक्टिव तरीके हैं। इस तरीकों में क्या किया जाता है कि यदि महिला नसबंदी की बात करें तो महिला नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब, वो जगह जहां निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, तो याद रखेंगे फैलोपियन ट्यूब को यदि काटें, धागे से बांध दें, तो फिर निषेचन प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। इसी तरह से अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के टेस्टिस से ही या अभिवृषण से एक संरचना निकलती है जिसको कहते हैं स्पर्मेटिक डक्ट। हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिनी, इंग्लिश में कहते हैं वास डिफरेंस। तो यदि पुरुषों के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास डिफरेंस को कट करके धागे से बांध दें, मतलब शुक्रवाहिनी को कट करके यदि धागे से बांध दें, तो फिर पुरुष ऐसा स्टराइल हो जाएगा, ऐसा पुरुष बंध्य हो जाएगा और वो कभी भी फिर संतान उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों के दोनों तरीके, ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी कहलाती है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके धागे से बांधते हैं, जबकि वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी कहलाती है और इसमें शुक्रवाहिनी को कट करके धागे से बांध दिया जाता है। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। इसी पे एक बात आई थी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अपने टाइम पे एक डे डिसाइड किया जिसका नाम है 11 जुलाई। और आपको भी पता है 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और इसके मनाने का मेन मकसद जो है वो यही है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नेचुरल रिसोर्सेस पर जो फर्क पड़ता है, प्राकृतिक संसाधनों का लगातार नंबर कम होता जाता है,
इस दिशा में पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित कराने के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और हम दो हमारे दो, जो आपने टीवी पे ऐड में कैंपेनिंग बड़ी देखी होगी, है ना, कि हम दो हमारे दो, ये जनसंख्या नियंत्रण दिवस से ही दरअसल में जुड़ा हुआ स्लोगन है, जो 11 जुलाई से दरअसल में कंटिन्यूअस टेलीविजन पर, रेडियो पर लगातार प्रचारित और प्रसारित होता आ रहा है। अब इसके जस्ट बाद जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में एक वर्ड बहुत कॉमन निकल कर आता है जी, वैक्सीन किसे कहते हैं। तो वैक्सीन किसे कहते हैं इस बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा आगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि वो वैक्सीन जो भी होती हैं वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती देने वाली वैक्सीन एक बायोलॉजिकल दरअसल में वेपन होता है, एक जैविक हथियार होता है। और वैक्सीन को दो तरह से लिया जाता है। पहला तरीका है इंजेक्टेबल फॉर्म, जिसमें बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाता है उनके आर्म पर या उनके इस वाले पर्टिकुलर रीजन पर। जबकि वैक्सीन का एक टाइप होता है ओरल, जैसे आपने पोलियो की ओरल वैक्सीन जरूर पी होगी। तो पोलियो की ओरल वैक्सीन यदि आपने पी है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है वो इंजेक्टेबल फॉर्म है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान कर संक्रामक रोगों से सुरक्षा देने वाली चीज वैक्सीन किसने सबसे पहले बनाई थी। तो चलिए आइए इस सवाल से पर्दा उठाते हैं कि सबसे पहले वैक्सीन किन्होंने बनाई थी। तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी उसी को टीकाकरण का पिता भी कहते हैं। और वैक्सीन बनाकर उस व्यक्ति ने सबसे पहली बार प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती दी थी चेचक के वायरस, वेरियोला वायरस के विरुद्ध। तो एडवर्ड जेनर वो दरअसल में व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, चेचक की वैक्सीन बनाई थी। और सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स बनाकर प्रतिरक्षा तंत्र को उन्हीं ने सबसे पहले मजबूती दी। तो दिल्ली एसआई 2013 में क्वेश्चन आया था कि प्रतिरक्षा विज्ञान से संबंधित व्यक्ति कौन सा है। तो जो प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता है वही है एडवर्ड जेनर। तो यहाँ आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। टीकाकरण का पिता किसे कहते हैं? जिन्होंने सबसे पहली वैक्सीन बनाई एडवर्ड जेनर। और जिन्होंने सबसे पहले इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया, जिन्होंने सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया, वो व्यक्ति हैं एडवर्ड जेनर। तो चलिए देखते हैं जरा कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया। तो मैंने अभी आपको बताया कि एडवर्ड जेनर इस दुनिया का सबसे पहला वो पर्सनैलिटी है जिसने सबसे पहला टीका चेचक का बनाया था, इसलिए हम इनको टीकाकरण का पिता भी कहते हैं। और सबसे पहले चेचक का टीका बनाकर चेचक रोग से व्यक्तियों को सुरक्षा दी, इसलिए हम इनको प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता भी कहते हैं। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये वही चीज लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई। इसमें जो मेन काम की बात ये है कि आपको ये तो बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि एडवर्ड जेनर कौन है। इन्होंने दुनिया का सबसे पहला टीका जो है चेचक का बनाया था। और चेचक का टीका इन्होंने कब बनाया था याद रखेंगे। तो चेचक का टीका इन्होंने इस्तेमाल करने के लिए 1796 से दरअसल में चेचक का टीका जो है वो प्रयोग में लाया जा रहा है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये एडवर्ड जेनर हैं कौन। तो एडवर्ड जेनर दरअसल में एक अंग्रेजी चिकित्सक है। ये आजकल क्वेश्चन बड़ा चल रहा है क्योंकि टीकाकरण का हर एक एस्पेक्ट एमपीपीसीएस पूछ चुकी है। लेकिन अब जो बारी है कि जो एडवर्ड जेनर है वो किस नेशन को बिलोंग करते हैं या किस देश के साइंटिस्ट है, तो ब्रिटिश। प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता हम इनको क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहला दुनिया में पहला टीका आपने बनाकर आपने ही व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती दी। तो इसलिए टीकाकरण का पिता भी आप हैं और प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता भी आपको माना जाता है। तो यहाँ पर अब जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सीधे सीधे क्वेश्चन है वैक्सीन से संबंधित। प्लीज इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एमपीपीसीएस इसी तरह के क्वेश्चन देना हमेशा पसंद करती है कि चेचक का टीका किसने बनाया था। जो सबसे पहला टीका है एडवर्ड जेनर ने, इसलिए टीकाकरण का पिता हम किसको कहते हैं, एडवर्ड जेनर को। प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता भी किसे कहते हैं, एडवर्ड जेनर को। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का दूसरा टीका किसने बनाया, चलिए पहला टीका किसने बनाया ये सबको पता है। दुनिया का दूसरा टीका बनाया उस व्यक्ति ने जिसका नाम है लुई पास्चर। और लुई पास्चर ने किल्विन प्रक्रिया की खोज करी थी।
लुई पास्चर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यीस्ट की सहायता से किण्वन प्रक्रिया खोजी थी। लुई पास्चर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रेबीज का टीका खोजा था। लुई पास्चर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस दुनिया का सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टम जीवाणु खोजा था, है ना। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं लुई पास्चर से संबंधित। खैर, रेबीज का टीका इस दुनिया का दूसरा टीका है, ये आप याद रखेंगे, लुई पास्चर ने इसकी खोज करी थी। एक टीका है जिसका नाम है MMR, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मीजल्स मतलब खसरा, वायरल डिसीज है। मम्स मतलब वायरल डिसीज है, हिंदी में गिलसुआ कहते हैं, यहां पर स्वेलिंग हो जाती है लार ग्रंथियों में। और अगले आर का मतलब रेबीज नहीं है। MMR में दरअसल में ये टीके का प्रकार है MMR। तो MMR में पहले M का मतलब है मीजल्स, दूसरे M का मतलब है मम्स, तीसरे R का मतलब रेबीज नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि MMR में R का मतलब क्या है, और जो आपके द्वारा दिया गया आंसर होगा वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि MP गवर्नमेंट वर्तमान समय में MMR के केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इनके लिए दरअसल में MMR की वैक्सीन जो 3 रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो MMR में पहले M का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, मीजल्स मतलब खसरा, दूसरे M का मतलब समझ में आ रहा होगा, तीसरे R का मतलब चलिए मैं आपको बता देता हूं, रूबेला वायरस। रूबेला दरअसल में वायरस से होने वाला एक रोग है। इन 3 बीमारियों से सुरक्षा के लिए MMR का टीका दिया जाता है। अब जो सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं DPT का टीका, DPT के टीके को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहते हैं, तृतीयक प्रतिजन टीका भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है सबसे पहला टीका उसे दिया जाता है BCG का। BCG का टीका देने के बाद उसको पोलियो की ओरल ड्रॉप पिलाई जाती है और फिर उसके बाद देते हैं DPT का टीका। तो DPT का टीका नवजात शिशु की 3 बीमारियों से रक्षा करता है। पहला है डिप्थीरिया, जिसको रूरल एरियाज में रोहिणी और गलघोंटू कहते हैं। दूसरी बीमारी का नाम है काली खांसी, जिसको इंग्लिश में पर्टोसिस या हुपिंग कफ कहते हैं। और तीसरी बीमारी है जिसका नाम है टिटनेस। टिटनेस बीमारी में निचला जबड़ा जाम हो जाता है, इसे कहते हैं लॉक जॉ। ये भी PSC पूछती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। और यदि कोई व्यक्ति टिटनेस का इलाज नहीं कराता है तो फिर उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो धनुष के आकार में मुड़ जाती है, मतलब धनुष टंकार रोग हो जाता है उस व्यक्ति को। तो याद रखेंगे 3 बीमारियों से नवजात शिशु की सुरक्षा के लिए, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनेस, इन 3 बीमारियों से यदि शिशु की हमको रक्षा करनी है तो सिर्फ एक ही वैक्सीन हम दे देंगे बच्चे को। जनरली ये वैक्सीन इंजेक्टेबल फॉर्म में लगती है और इस तरह से 3 बीमारियों से बच्चा फ्री हो जाता है। तो याद रखेंगे DPT का टीका ही तृतीयक प्रतिजन टीका कहलाता है, 3 बीमारियों से नवजात शिशु की रक्षा करता है। नवजात शिशु की रक्षा MMR भी करता है, लेकिन याद रखेंगे इसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन तृतीयक प्रतिजन टीका नहीं कहते। तृतीयक प्रतिजन टीका स्पेशली वर्ड जो डिनोट होता है वो किसके लिए होता है, याद रखेंगे ये चीज आप लोग, DPT के लिए होता है। अब इसके बाद आपने अक्सर करके देखा होगा कि पोलियो की दवा पिलाई जाती है। जैसे अब तो 2014 से जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, याद रखेंगे जो मैं बात बोल रहा हूं, 2014 से केंद्र सरकार को WHO ने एक सर्टिफिकेट दिया कि इंडिया में अब जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है उसको पोलियो नहीं होता है। मतलब 2014 से भारत पोलियो फ्री है। 2014 से भारत अगर पोलियो फ्री है, इसका पूरा श्रेय यदि किसी पर्सनालिटी को जाता है तो उनका नाम है अल्बर्ट सॉल्विन, क्योंकि अल्बर्ट सॉल्विन या अल्बर्ट सेविन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले पोलियो की ओरल ड्रॉप या पोलियो की मुखीय दवा की खोज करी थी। लेकिन यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1990 के पहले का है तो फिर आपने देखा होगा कि आप लोगों ने पोलियो के ओरल ड्रॉप जो हैं वो पिए तो होंगे, लेकिन पहले पोलियो को समाप्त करने के लिए इंजेक्शन लगता था। मतलब
इंजेक्शन, पोलियो का टीका लगता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलियो का सबसे पहला टीका या पोलियो की सबसे पहली वैक्सीन इंजेक्टेबल फॉर्म में किसने बनाई, तो उनका नाम है जोनास सॉल्क। तो जोनास सॉल्क न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट हैं, सॉरी साइंटिस्ट नहीं, इनको दरअसल में हम डॉक्टर बोल सकते हैं, ये फिजिसिस्ट हैं। जोनास सॉल्क ने ही पोलियो की सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी, लेकिन इंजेक्टेबल फॉर्म की। कब बनाई थी? साल 1952 में बनाई थी। बच्चों को इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है, ये चीज समझी यूएसएसआर के, रशिया के अल्बर्ट सेविन ने, और अल्बर्ट सेविन ने साल 1962 में पोलियो की पहली ओरल वैक्सीन बना दी। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि पोलियो की पहली वैक्सीन बनाने वाले व्यक्ति का नाम है जोनास सॉल्क, वो यूएसए के फिजिशियन हैं, और पोलियो की ओरल ड्रॉप बनाने वाले वैक्सीन का नाम है, या पोलियो की ओरल ड्रॉप बनाने वाले व्यक्ति का नाम है अल्बर्ट सेविन, जिन्होंने पोलियो का सबसे पहला मुख्य टीका या ओरल ड्रॉप बनाया था। अब इसके बाद ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनसे आपको चीजों को ध्यान रखना होगा। जब भी हम पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो को लेकर पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत, पोलियो समाप्त करने के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी साल 1995 से। 1995 के बाद में साल 2011, ध्यान से सुनेंगे, साल 2011 में बीजेपी की नहीं कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेसी सरकार में जो हेल्थ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आजाद, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया कि अब इंडिया में जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से किसी को पोलियो नहीं है। तो बस 2011 जनवरी से भारत पोलियो फ्री है, ऐसा स्टेटमेंट कांग्रेसी गवर्नमेंट ने दिया। लेकिन उस पर्टिकुलर डिसीज से उस देश को तब फ्री हम मानेंगे जब WHO अपना सर्टिफिकेट देगी। तो WHO ने अपना सर्टिफिकेट दिया 27 मार्च 2014 को इंडियन गवर्नमेंट को, तब से आधिकारिक रूप में भारत पोलियो फ्री हुआ। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत आधिकारिक रूप से पोलियो फ्री कब हुआ है, 27 मार्च 2014 को हुआ है। किस व्यक्ति का सबसे बड़ा श्रेय है भारत को पोलियो से फ्री कराने में, तो आपने देखा होगा हर 15 अगस्त, 26 जनवरी, किसी भी बड़े ओकेशन पर जब भीड़ जुटती बच्चों की, तो पल्स पोलियो की 2 बूंद दवा मतलब ओरल ड्रॉप पिलाई जाती। और ओरल ड्रॉप जो है वो अल्बर्ट सेविन या अल्बर्ट सॉल्विन, जो यूएसएसआर रशिया के फिजिसिस्ट हैं, उनकी बदौलत भारत दरअसल में फ्री हो पाया। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है यहीं से, आपको मुझे बताना है कि भारत में टीकाकरण डे कब मनाया जाता है। तो यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर खंगालेंगे कि टीकाकरण डे की शुरुआत भारत में कब हुई, तो कहीं ना कहीं आप इसके पीछे पोलियो को मेन स्ट्रीम में पाएंगे। मतलब भारत में टीकाकरण कार्यक्रम जो है या भारत में टीकाकरण डे कब मनाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पोलियो से संबंधित है। तो देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि वैक्सीन डे या टीकाकरण दिवस कब मनाते, और अगर आप नहीं बताते तो फिर मैं बताऊंगा। एक सबसे काम की चीज मुझे आपको ये बतानी थी, ये आप स्टेटमेंट जरा सामने देख लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले आपको स्क्रीन के टॉप में BCG दिख रहा होगा, इसका फुल फॉर्म दिख रहा होगा, आप अपने से प्रोनाउंस करके पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है सामने। तो BCG का फुल फॉर्म दिख रहा होगा आपको, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन बच्चे को टीबी से बचाने के लिए दिया जाने वाला सबसे पहला टीका है। जैसे ही बच्चे का बर्थ होगा और BCG का वैक्सीन हम दे देंगे। मतलब बच्चे के पैदा होने पर जो सबसे पहला गिफ्ट मेडिकल साइंस की ओर से होता है वो BCG का टीका ही होता है। और BCG का टीका नवजात शिशु को 1 साल के भीतर लग जाना चाहिए। अगर 1 साल के बाद BCG का टीका लगता है तो फिर वो उतना असरकार नहीं होगा जितना असरकार वो 1 साल के पहले था। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा कि आपका बच्चा जब भी पैदा हो, निश्चित रूप में सबसे पहला वैक्सीन उसे DPT नहीं देंगे, ना MMR देंगे, सबसे पहली वैक्सीन हम कौन सी देंगे, BCG देंगे, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। और अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि BCG वैक्सीन के खोजकर्ता का नाम क्या है, तो BCG वैक्सीन के खोजकर्ता का नाम आपको याद रखना है कॉलमेट, एक साइंटिस्ट है और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है ग्यूरिन।
तो ये वही चीजें हैं जो ऑलरेडी आपको पता चल गई कि बच्चे को टीबी से बचाने के लिए कौन सा एंटी टीबी टीका देंगे, याद रखेंगे बीसीजी का, कितने समय तक देंगे, 1 साल के अंदर तो दे ही देना है हमको, और खोजकर्ता का नाम है कॉलमेट ग्यूरेन। अब सवाल पैदा होता है कि ये वैक्सीन क्या होती है। अब इसको बताने के लिए बहुत सारा हमको चाहिए टाइम, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात बताऊं, आपको स्क्रीन पे जो 2 वर्ड दिख रहे हैं, अगर आपने इन पे कमांड कर ली तो आप बिलीव करिए आपसे कुछ भी चीज पूछी जाएगी आप उसका आंसर टिक कर देंगे। क्या है वैक्सीन? जैसे कोरोना की वैक्सीन आपको लगी है ना, तो कोरोना की वैक्सीन जैसे ही आपको लगी तो उस वैक्सीन ने आपके अंदर जाते ऐसा क्या किया, ध्यान से सुनिए। जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आपको लगी, सबसे पहला काम उस वैक्सीन ने ये किया, आपके रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है उसकी संख्या को बढ़ाया। जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आपको लगी, कोरोना की वैक्सीन ने पहला काम आपका यही किया था आपके शरीर के अंदर जाकर कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी के नंबर को उन्होंने बढ़ाया था। जैसे ही प्लाज्मा में एंटीबॉडी का नंबर बढ़ेगा, मेरी बात याद ध्यान से सुनेगा, यदि एंटीबॉडी का नंबर यदि बढ़ेगा तो जिनसे व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र निर्मित होता है, WBC का सबसे छोटा प्रकार टी लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ेगी। कहने का सीधा सा मतलब है कि टी लिम्फोसाइट दरअसल में WBC का एक प्रकार होता है। जैसे हमारे रक्त में RBC, WBC, प्लेटलेट होती हैं, WBC के 5 प्रकार होते हैं। उन 5 प्रकारों में से सबसे छोटी WBC होती है टी लिम्फोसाइट। तो जब भी वैक्सीन लगती है हमको, तो वैक्सीन सबसे पहला काम ये करती है कि रक्त में टी लिम्फोसाइट के नंबर को बढ़ाती है। रक्त में टी लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ेगा तो रक्त में ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी का नंबर बढ़ेगा। इसको हम विरुद्धार्थी भी बोल सकते हैं। यदि एंटीबॉडी का नंबर बढ़ेगा तो टी लिम्फोसाइट का नंबर भी बढ़ेगा, यदि टी लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ेगा तो एंटीबॉडी का नंबर भी बढ़ेगा। तो जैसे में आपको याद रखना हो, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, और किसी भी कारण से टी लिम्फोसाइट का नंबर यदि बढ़ा, मतलब एंटीबॉडी का नंबर यदि आपके बॉडी में इंक्रीज हुआ है, तो फिर आपका प्रतिरक्षा तंत्र होगा मजबूत, और प्रतिरक्षा तंत्र होगा मजबूत तो संक्रामक बीमारियों से आपका हो जाएगा बचाव। तो 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि वैक्सीन जो है वो रक्त में टी लिम्फोसाइट की संख्या में वृद्धि कराती है। दूसरी चीज, जो वैक्सीन होती है वो एंटीबॉडी की संख्या में बढ़ोतरी करवाती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना, यही होता है वैक्सीन का सबसे इंपॉर्टेंट काम। तो याद करिए, सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर ने जो चेचक की वैक्सीन बनाई थी, उस चेचक की वैक्सीन ने व्यक्ति के अंदर जाते क्या किया? टी लिम्फोसाइट के नंबर को बढ़ाया होगा। टी लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ने से एंटीबॉडी की संख्या बढ़ी, और एंटीबॉडी की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा आप लोगों में। तो ये है वैक्सीन का मेन पर्पस। अब इसके जस्ट बाद हेल्थ का जो सेकंड चैप्टर है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वाले सेगमेंट में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें ज्यादातर कार्यक्रमों के बारे में मैं एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। तो अभी हम यहाँ पहला पार्ट करते हैं क्विट, पहला सेगमेंट करते हैं कंप्लीट। अब इसके बाद हम दूसरा सेगमेंट जो है हेल्थ का, वो इस स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे रन। थैंक यू।